हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए तरुण कुमार छाबड़ा एक बार फिर से आप सबका सीए तरुण छाबड़ा क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके 3 लेक्चर्स कवर किए थे और उसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद हम लोग उसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे आपके हॉट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन एंड रिसर्च क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको चैप्टर की रिवीजन कराऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एक टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक है वो इस पहले चैप्टर में कवर किया गया, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेकिन मैं अभी इस टॉपिक को यहां पर कवर कर नहीं कर रहा। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कवर कराऊंगा, उस वक्त मैं इस टॉपिक को यहां पर कवर करूंगा, दैट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, इसको हम वहां पर देखेंगे। फिलहाल हम चैप्टर की रिवीजन पे आते हैं। तो हम लोगों ने अब तक बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा था। ठीक है जी, मीनिंग में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को आपके किसी पर्सन के सामने किसी बिजनेस के अकाउंट्स रख दिए जाएं तो वो उसको पढ़ करके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता लगा सकता है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसने कितनी सैलरी पे करी है, उसने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया था, ऑलमोस्ट सब कुछ। इसके अलावा डेफिनेशन, आपको एक डेफिनेशन दी हुई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वो बोलती है अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक कला है। उस कला में क्या होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? सभी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उन सबको हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन सिग्निफिकेंट मैनर। उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेट करेंगे, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। फिर हम लोगों ने देखा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने 7 स्टेप कवर किए थे और वो 7 स्टेप था इस तरीके से। आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम प्रोसेस में क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी आपकी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करो, और जो भी फाइनेंशियल नेचर की नहीं है उसको साइड में कर दो। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको मेजर करो, दैट इज उसको क्वांटिफाई करो, कितने की हुई है, कितने की नहीं हुई है, 5 लाख, 10 लाख, 1000, 2000, उसको क्वांटिफाई करो। फिर उसको रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग हम कहां पे करते हैं? जर्नल बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसको जो भी हमने रिकॉर्डिंग करी है ट्रांजैक्शंस की जर्नल बुक में, उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई में क्या करते हैं? सारी परचेज अलग कर दी, सेल्स अलग कर दी, डेटर्स अलग कर दिए, क्रेडिटर्स अलग कर दिए, और डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट अलग कर दी। मतलब कि जो भी जिस नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको उस ग्रुप में डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग कर दी। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने किया हुआ है ऊपर, ग्रुपिंग, उसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर बिजनेस को कितना लॉस हो गया। फाइनेंशियल पोजीशन से हम देखते हैं कि बैलेंस शीट से हम ये देखते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कितना मार्केट में उधार लिया हुआ है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है, कितना मार्केट को उधार दिया हुआ है। उसके बाद जो भी हम लोगों ने इन 5 स्टेप में अकाउंट्स बनाए हैं उसको छठे स्टेप में एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे। देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, कंपैरिजन करेंगे, दूसरी फर्म से कंपैरिजन करेंगे। फिर सभी जो भी आपके अकाउंटिंग के डिफरेंट यूजर हैं उसको वो सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। और कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं? ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये आपकी प्रोसेस का पार्ट था। उसके बाद मैंने एक टॉपिक कवर किया था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंट एक के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और जो भी साइंस होती है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो यूनिवर्सल होते हैं। अकाउंट्स के जो भी नियम है, डेबिट क्रेडिट, हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, वो यूनिवर्सल नियम है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कोई एक अकाउंटेंट उसको डेबिट कर रहा है तो कोई दूसरा अकाउंटेंट भी उसको डेबिट ही करेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो उसके स्टैंडर्ड जो है यूनिवर्सल हैं। अब अकाउंटिंग एक आर्ट क्यों है? अकाउंटिंग एक आर्ट है क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ पर्सनल जजमेंट लेनी होती है, और सभी के सभी अकाउंटेंट्स की पर्सनल जजमेंट डिफर होती है। अब पर्सनल जजमेंट से मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था। एक बिजनेसमैन ने
मशीनरी परचेज करी, उसको लगता है वो मशीनरी उसकी 11 साल तक लगेगी, 11 साल तक चलेगी, लेकिन दूसरे अकाउंटेंट को लगता है वो 11 साल तक नहीं चलेगी, वो 6 या 7 साल तक चलेगी। ठीक है जी, तो ये पर्सनल जजमेंट लाइफ ऑफ मशीनरी की सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण अकाउंटिंग एक कला भी बन जाती है, क्योंकि कला सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है जी, फिर अब हमने क्या कवर किया था, हमने देखा था अकाउंटिंग की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस और सब फील्ड क्या हैं। 3 ब्रांचेस थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। और क्या करते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें प्रॉफिट पता चलता है या फिर लॉस पता चलता है। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज मतलब की नेगेटिव साइड, एसेट्स मतलब की पॉजिटिव साइड। फिर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग देखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि आप बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करो, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो, और देखो क्या उस कॉस्ट को हम किसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और हम फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो देखेंगे फ्यूचर के प्रोडक्ट की पहले हम कॉस्ट एस्टीमेट बनाएंगे, फिर देखेंगे हमें इस प्रॉफिट में, इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, फिर हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तीसरा हमारा स्टेप था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलती है कि आप ने जो भी अकाउंटिंग की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसको समराइज करके हमारे को दे दो। समराइज क्या तो रेशियो एनालिसिस कर दो, फिर बजटरी कंट्रोल कर दो, और बहुत तरीके से समराइज कर सकते हैं। कई बार बिजनेस को ग्राफ के पता चल जाता है, पहले सेल अप जा रही है, डाउन जा रही है, या फिर चार्ट्स बना दो, चार्ट्स बना करके दे दो। ये सारे के सारे काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट के होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये काम हम करते हैं। फिर है आपका बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग वर्सेज अकाउंटेंसी। इसके मैंने आपको ये देखिए, बुक कीपिंग सबसे न्यूक्लियस होती है, बुक कीपिंग के अंदर अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड है, और अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग भी इंक्लूड है और बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। और देखिए बुक कीपिंग का अर्थ क्या है, बुक कीपिंग का केवल इतना ही अर्थ है कि आपने जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन की है, उन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आप माफ कीजिएगा, जो ये पहले 4 स्टेप हैं ये बुक कीपिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। दैट मीन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करके मैक्सिमम क्लासिफाई तक कर देते हैं बुक कीपिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम लोग समराइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसका बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग में कवर होता है। और अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी में हम लोग नियम और कायदे बनाते हैं, जो भी नियम और कायदे वो बताते हैं किस हिसाब से आप अकाउंटिंग करेंगे और किस हिसाब से आप बुक कीपिंग करेंगे। ठीक है जी, बुक कीपिंग में हमने एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया और क्लासिफाई कर दिया। अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जो थोड़ा सा हायर लेवल का स्टाफ होता है, एनालिटिकल काम होता है। और अकाउंटेंसी में क्या है, कुछ नियम कायदे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम बुक कीपिंग करेंगे और अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है जी, ओके, तो ये सब हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर किया था, और ये बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के आपको कुछ मेमोरी कोड बताया था 8 के 8 पॉइंट याद रखने के लिए। अब हम देखते हैं हमने दूसरे लेक्चर में क्या कवर किया था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था, आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग में जो भी इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं जर्नल बुक में और लेजर बुक में, वो रो फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन समराइजेशन के स्टेप में जब आप ट्रायल बैलेंस, P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का फिनिश्ड प्रोडक्ट है। वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम डिफरेंट यूजर को कम्युनिकेट करते हैं, वही आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम बनाते हैं, बहुत से बिजनेसेस बनाते हैं, बहुत से बिजनेसेस नहीं भी बनाते हैं, वो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। फिर हमने देखा था इंटरनल यूजर, जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, वो किस किस को कम्युनिकेट करते हैं। माफ कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस कम्युनिकेट नहीं करते, केवल P&L और बैलेंस शीट कम्युनिकेट करते हैं। वो जो कम्युनिकेट करते हैं, 2 तरीके के यूजर्स को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, 2 तरीके के यूजर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होता है, जिसका बिजनेस के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इसलिए डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इसलिए उसको बिजनेस की
अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है, चाहे लेजर बुक हो चाहे जर्नल बुक हो, उसके पास सभी के सभी बुक्स का एक्सेस रहता है। लेकिन एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जिसका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। इसलिए उसको जो हम लोग अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही प्रोवाइड करते हैं। लेजर बुक और जर्नल बुक हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, और माइक्रो लेवल की जो भी इंफॉर्मेशन है हम एक्सटर्नल यूजर को नहीं देते हैं। अब आपके ये यूजर हैं कौन कौन? इंटरनल यूजर केवल दो होते हैं, मैनेजमेंट और ओनर्स, ठीक है जी। और एक्सटर्नल यूजर ये सब होते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, कंपटीटर्स, पब्लिक, एम्प्लॉयज एंड वर्कर हमेशा एक्सटर्नल यूजर माने जाते हैं, क्योंकि इनको बुक का माइक्रो लेवल तक की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इनके पास केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का एक्सेस दिया जाता है, इसलिए ये एक्सटर्नल यूजर कहलाते हैं। ओके जी, ये आपको कोड दिया था ये पॉइंट्स याद रखने के लिए। फिर हम लोगों ने क्या कवर किया था? फिर हम लोगों ने देखा था जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम जनरेट कर रहे हैं उसके क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, हमेशा बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग और वर्सेस अकाउंटेंसी, और ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। इनमें से एग्जामिनर जरूर कुछ ना कुछ पूछता है। एक तो इसने सबसे पहले बताया, जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दें। क्रेडिटर्स के लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? क्रेडिटर्स के लिए आप हमारे को बताओ आपके बिजनेस के कितने टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स खड़े हैं। आप हमारे को क्रेडिटर के नाम बताने लग जाओ, नंबर ऑफ क्रेडिटर बताने लग जाओ, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। और दूसरा क्या बताता है? दूसरा बताता है जो भी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट की है वो बहुत ही ईजी वे में, लॉजिकल मैनर में उसको प्रेजेंट करो, ताकि जिसको अकाउंटिंग की ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी उसको समझ सके। और आप अकाउंटिंग के लिए नोट्स दे दो, एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे दो जहां पे आपके अकाउंट्स खत्म होते हैं, और उस एक्सप्लेनेटरी नोट्स में टेक्निकल इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर दो। तीसरा था आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाओ जिससे हम कंपैरिजन कर सके, इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सके, यानी कि पिछले साल के पीरियड से भी कंपैरिजन कर सके, और इंटर फर्म कंपैरिजन करें, दूसरी फर्म के अकाउंट से भी हम अपनी फर्म के अकाउंट को कंपेयर कर सकें। रिलायबल के लिए उसने बताया था आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल जब मानी जाती है जब वो वेरीफाइबल हो। वेरीफाइबल मतलब आपने जो भी काम किया है, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया है, उसको किसी ना किसी डॉक्यूमेंट से हम वेरीफाई कर सकें, मतलब कि बिल से वेरीफाई कर सकें। इसको बोल देते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकें। और फ्री फ्रॉम बायसनेस हो, यानी कि अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करते वक्त किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है, और वो फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर हो, यानी कि कोई भी मटेरियल एरर उसमें नहीं हुई है। 50,000 की ट्रांजैक्शन 5 लाख ना लिख दियो, 6 लाख की ट्रांजैक्शन को आपने 60,000 ना कर दिया, ऐसी कोई भी एरर उसमें ना हो। और ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को याद करने के लिए मैंने आपको मेमोरी कोड किया था, रुको रेली। आर से रेलेवेंस, यू से अंडरस्टैंडेबिलिटी, को से कंपेरेबिलिटी, रैली से रिलायबिलिटी। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था, हम लेक्चर 3 पे आ गए थे। लेक्चर 3 पे हम लोगों ने इसके जो टॉपिक कवर किए थे देखा था ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड रोल्स। मैं आपको बता रहा था कई सेंचुरीज तक जो भी अकाउंटिंग था उसका ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और रोल केवल इतना था कि वो आपकी जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है उसको सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड कर दे। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ उसके ऑब्जेक्टिव, रोल और फंक्शन बढ़ गए हैं जो इस प्रकार हैं। लेकिन बेसिक फंक्शन, बेसिक रोल, बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव आज भी यही है कि वो सिस्टमैटिक ढंग से अकाउंटिंग को रिकॉर्ड्स कर दे। उसके अलावा उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोगों ने इस समरी कोड्स के थ्रू कवर किए थे। ठीक है जी, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोटेक्ट एमएलए एंड प्रोवाइड पीएफ। सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस की एसेट्स है उसको प्रोटेक्ट करे। एक साथ सभी एसेट्स उसके साथ आ जाएंगी तो वो बिजनेस की एसेट को ठीक से कंट्रोलिंग कर पाएगा। दूसरा क्या था? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड।
फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स, अकाउंट मेंटेन करना लीगल की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट कहती है आपको अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं तो गवर्नमेंट की वायलेशंस कर रहे हैं। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, अच्छे अकाउंट हमेशा मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके डे टू डे फंक्शन में, उसके स्ट्रेटेजिकली फंक्शन में। प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो यूजर को, जो भी आपके अकाउंटिंग के यूजर हैं वो उसके बेसिस पर निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। पी, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है आपने बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस हो गया। अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज का पता चल जाता है। फिर एक आखिरी टॉपिक हमने कवर किया था एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। ठीक है जी, मैं आपको लिमिटेशन कवर करा रहा हूं। एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर क्वालिटी विंडो इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, ये इसको मेमोरी कोड मैंने आपको दिया था, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन 7 पॉइंट के कंपैरेटिवली आप एक कोड याद रखेंगे तो 7 पॉइंट आप इजीली याद कर पाएंगे। कह रहा है जी आपकी अकाउंटिंग की पहली लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग एग्जैक्ट फुली एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग करते वक्त कुछ एक हमें पर्सनल जजमेंट्स लगानी पड़ती है, हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि मशीनरी की लाइफ कितनी होगी 5 साल 10 साल, वो एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है जी, वो पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर होती है, वो एस्टिमेट लगाना पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनाए जाते हैं। आपको एग्जांपल दिया था, आपने 5 साल पहले जो लैंड एंड बिल्डिंग ली थी वो 4 लाख की थी, लेकिन 4 या 5 साल के बाद जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 4 लाख से बढ़कर के 40 लाख हो गई, तो भी आप 40 लाख रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप केवल 4 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग से फोरकास्टिंग हम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप पास्ट की इंफॉर्मेशन तो बता देते हैं, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल कितना सैलरी बांटी, लेकिन फ्यूचर का नहीं बता सकते, फ्यूचर में कितनी सैलरी बांटेंगे, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, इत्यादि इत्यादि। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंटिंग में बहुत से हमारे मान लीजिए स्टाफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके का बना रहे हैं, मार्केट के लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना रहे, लेकिन उन चीजों को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग से विंडो ड्रेसिंग हो जाती है। ठीक है जी, मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन अकाउंटिंग से पॉसिबल है। ठीक है जी, क्या होता है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपने ईयर एंड पे कुछ परचेज करी, बिजनेस ने खर्चा किया, अब आपका अकाउंटेंट कहता है ईयर एंड 4-5 दिन ही रहते हैं, मैं इसको इस साल रिकॉर्ड ही नहीं करता, इस खर्चे को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, मैनेजमेंट को मैं कहूंगा मेरा हमारे बिजनेस ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरीके की विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग में कुछ एक कंसेप्ट्स और कन्वेंशन होते हैं, और वो कंसेप्ट और कन्वेंशन इतने बेहतरीन तरीके के नहीं होते हैं, लेकिन वो परंपराएं हमको फॉलो करनी है, क्योंकि वो सभी अकाउंटेंट फॉलो करते आ रहे हैं कई सैकड़ों सालों से। अकाउंटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, कितना लॉस हुआ, वो तो जब बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तभी हम लोग बता पाएंगे कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, कितना लॉस हुआ। इसलिए जब तक बिजनेस बंद नहीं होता तो अकाउंटिंग एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो देखिए, मैंने एक फास्ट रीडिंग में आपको रिवीजन करानी थी, और ये कुछ 19 मिनट के करीब हुए हैं, और 19 मिनट में हमारी रिवीजन कंप्लीट हो गई है। आप इसको बार बार देखिएगा, मैंने थोड़ा सा फास्ट ही कराना था इसको, ताकि समराइज में आपको लेंथी ना हो। फिलहाल अपनी अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। अगली स्लाइड पर मैंने आपको सारे तरीके के क्वेश्चन आंसर कवर किए हुए हैं। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, हॉट्स क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है जी, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे रिकॉर्डिंग द transaction and events correctly and preparing financial statements are the only objectives of accounting। देखिए, सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट को ठीक से रिकॉर्ड करना और फिनेंशियल प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, ये
अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ये ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा भी हमारे बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैंने आपको अभी अभी लिस्ट भी दिखाई है आपके बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है जी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको कराए ही हैं। इसके अलावा और भी कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ये ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप उसको उत्तर दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन ये ओनली नहीं है, उसके अलावा उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। आप उसको उत्तर में अपनी लैंग्वेज में बताइए। अब देखते हैं ये क्या बोलता है। कह रहे हैं नो, besides recording the transactions correctly and preparing financial statements, accounting has the objective of facilitating management control, communicating the financial information to user। ठीक है जी, इसने दो ऑब्जेक्टिव बता दिए। इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट कंट्रोल में मदद करता है और कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर, ये भी उसका एक अन्य ऑब्जेक्टिव है। आप और जो भी आपको एग्जाम में याद आए आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मैंने आपको बड़े सारे फंक्शन बताए थे अकाउंटिंग में। ठीक है जी, मैंने जो आपको फंक्शन बताए थे कितने सारे बताए थे। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैंने इसकी जब भूमिका बांधी थी ना, भूमिका में मैंने आपको लाइन थ्योरी में भी पढ़वाई थी कि अकाउंटिंग का कई दशकों तक, केवल कई शताब्दियों तक एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा, एक मेन फंक्शन रहा कि वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। उसके अलावा धीरे धीरे उसके फंक्शन बढ़ गए, लेकिन इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव और बेसिक फंक्शन आज भी यही है कि वो सभी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दे। ठीक है जी, तो उसमें हमारे से उसने पूछा है कि ट्रेडिशनल कई सालों से जो अकाउंटिंग का फंक्शन चलता रहा है वो फंक्शन क्या है। वो तो सेम, अभी भी सेम है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। ये ट्रेडिशनल फंक्शन है, यही आपका ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन ट्रेडिशनल तो एक ही रहेगा आज भी। अब कह रहा है 1 जनवरी 2025 को वासुदेव वाज अपॉइंटेड एज ए मार्केटिंग मैनेजर ऑफ फर्म विद ए सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर मंथ। स्टेट वेदर दिस इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 1 जनवरी 2025 को कोई वासुदेव जी हैं, उनको उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर अपॉइंट कर लिया। जब मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया होगा तो क्या किया होगा, ज्यादा से ज्यादा उनको अपॉइंटमेंट का A4 का पेपर दे दिया होगा, लीजिए आप अपॉइंटमेंट, आप आ जाइए हमारे पास 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या उसको मेल डाल दिया होगा, यू आर अपॉइंटेड एज आवर मार्केटिंग मैनेजर। तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? देखिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको मैं एक पहली लेक्चर पर लेके जाता हूं। जब मैंने आपको बिजनेस की प्रोसेस पढ़ाई थी, बिजनेस की प्रोसेस में मैंने आपको एक पॉइंट बड़ा ही अच्छे से समझाया था। मैंने कहा था कि बिजनेस केवल फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन यहां पे समराइज करता है, कह रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आप इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए। कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है? रिलेटेड टू बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्केटिंग मैनेजर बिजनेस के लिए अपॉइंट करना बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन हम इसको मनी टर्म्स में हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कितने अपॉइंटमेंट रोज होते हैं हमारे बिजनेस, बड़े लेवल का बिजनेस होता होगा, कोई नया इंप्लॉई आ रहा है, कोई नया लेबर आ रहा है, तो देखिए उसको A4 पेपर किसी को दे देना, मेल कर देना, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जब इसको 2 लाख की सैलरी पे की जाएगी ना मंथ एंड पे, तो 2 लाख की जो सैलरी है वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, वो मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किसी को बोल देना, एक मेल डाल देना कि आप हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं, 4 दिन बाद आ जाइए, उसको मनी टर्म में हम रिकॉर्ड ही नहीं, उसको मनी टर्म में हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए हम इसको बुक्स में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वही बता रहा है, कह रहे हैं नो, द अपॉइंटमेंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
इसको मनी टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इट विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सैलरी पेड, जब सैलरी पे की जाएगी तब रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a firm follows the practice of giving figures of previous year along with the figures of current year. Now the accountant want to discontinue this practice. Do you justify this decision? एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट कहता है मैं जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट अपने यूजर को कम्युनिकेट करता हूं, मैं उसके साथ प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन भी शो करता हूं, जिससे यूजर अकाउंटिंग यूजर कंपेयर कर सके, पिछली बार कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट था, पिछली बार कितनी सैलरी बांटी, इस साल कितनी सैलरी बांटी, पिछली बार कितनी एसेट थी, इस साल कितनी एसेट्स हैं। तो देखिए ये तो बड़ी अच्छी एक आपको जब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने बढ़ाया था कंपैरेबिलिटी। आपके अकाउंटेंट की जिस तरीके से बने कंपैरिजन हो, तो कंपैरिजन करना तो बड़ा ही अच्छी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको तो कंटिन्यू करना चाहिए। ये तो सभी लोग करते ही करते हैं। अगर अकाउंटेंट कह रहा है मैं इस प्रैक्टिस को बंद कर दूं, तो ये अकाउंटेंट बहुत ही गलत सोच रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं नो, द कंपैरेटिबिलिटी ऑफ करंट ईयर फिगर्स विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर इज ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल मैंने आपको यही बताया। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रैक्टिस विल रिजल्ट इन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गुड प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड बाय द फर्म। अगर इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया तो आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस को बंद कर रहे हैं, जो आपके अकाउंटेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर काव्या, an electronic dealer gifted a washing machine valued rupees 50,000 to his friend Surichi. Will it be recorded in books of accounts? कोई काव्या हैं, उनका काम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करना है। उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड को अपने बिजनेस से वॉशिंग मशीन उठा करके दे दी, तो इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, रिलेटेड टू बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, ये रिलेटेड टू बिजनेस भी है और मनी टर्म्स में मेजर भी कर सकती है। 50,000 रुपए की मनी टर्म्स दी हुई है। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो भी पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर। अब देखिए, बिजनेस से कोई वॉशिंग मशीन निकाल करके अपने किसी फ्रेंड को दे देना, ये पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन है? ये पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। वो काम बिजनेस से कर रहा है। अपनी पर्सनल वॉशिंग मशीन वो गिफ्ट कर देता अपनी फ्रेंड को तो कोई इशू नहीं था, लेकिन उसने बिजनेस से वॉशिंग मशीन निकाल करके गिफ्ट कर दी, इसलिए रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, आप एक यहां पे ना पॉइंट समझ लीजिए। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर अपने घर से पैसा लेकर के आया मतलब कि वो कैपिटल लेकर के आया अपने घर से, वो कोई माल उठा करके बिजनेस में ले आया। मान लीजिए उसके घर पे बहुत सारी कॉटन पड़ी थी, और महेश मंदानी जी का मैंने एग्जांपल दिया था, वो कॉटन से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके कोई घर से कॉटन पड़ी थी या उसके पर्सनल कोई कॉटन का बाग है, वहां से उसने कॉटन ले आया और अपने बिजनेस में ले आया। तो वो जो लेकर के आया ना, वो मटेरियल जो लेकर के आया, वो गुड्स लेकर के आया। और इसके अलावा बिजनेसमैन के पास घर में कोई फर्नीचर पड़ा था, कंप्यूटर पड़े थे, लैपटॉप पड़े थे, ठीक है, और वो बिजनेस में ले आया, उसको बोल देते हैं फिक्स्ड एसेट बिजनेस में ले आया। बिजनेस में इन तीनों में से या इसके अतिरिक्त वो कुछ भी लाएगा तो वो बोलेंगे उसने बिजनेस में अपनी कैपिटल ऐड कर दी। ठीक है जी, ये पैसा लेकर के आया था। उसने कैपिटल किस फॉर्म में ऐड करी, चाहे पैसा लेकर के आया, चाहे गुड्स लेकर के आया, चाहे फिक्स्ड एसेट लेकर के आया, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी लेकर के आए, उसने बिजनेस में कैपिटल ऐड कर दी। इसी तरीके से बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ ले जाए, चाहे तो वो माल ले जाए। मान लो महेश मंदानी जी रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, वो कुछ एक रेडीमेड गारमेंट अपने बिजनेस से उठा करके अपने घर में कुछ साड़ियां ले गए, बच्चों के कपड़े ले गए, अपने खुद के कपड़े ले गए, तो वो गुड्स जो थे अपने घर पर ले गए बिजनेस से निकाल करके। या फिर उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, उन्होंने 50 लाख रुपए की पहले कैपिटल बिजनेस में लगाई हुई थी, उसमें से पैसा निकाल करके ले गए, मनी निकाल करके 5 लाख 10 लाख ले गए। या फिर बिजनेस की कोई फिक्स्ड एसेट थी, बिजनेस का फर्नीचर था, बिजनेस के कंप्यूटर थे, ठीक है, बिजनेस के लैपटॉप थे, फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस से निकाल करके ले गए। जब भी वो बिजनेस से कुछ भी लेकर के जाएंगे ना, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स।
अगर वो बिजनेस में कुछ भी लेकर के आएंगे तो उसे बोलते हैं कैपिटल इंक्रीज करना, बिजनेस से कुछ भी लेकर के जाना उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इस बात को आप अच्छे से रट लीजिए, ठीक है जी। तो वो जो बिजनेस से वॉशिंग मशीन निकाल करके ले गया, आगे अपनी फ्रेंड को उसने गिफ्ट कर दी, तो उन्होंने बिजनेस का गुड्स लेकर के चला गया, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में डील करता है, इसलिए बिजनेस के वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट उसके गुड्स हैं, इसलिए वो बिजनेस से उसने ड्रॉइंग्स कर ली। आइए देखते हैं अब इसको। यस इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर काव्या। मिस्टर काव्या ने एक तरीके से ड्राइंग्स कर ली। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अपने घर पे ले गया या फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इससे पहले की बुक्स, लेजर बुक्स और जर्नल बुक्स, वो आपके एंड प्रोडक्ट नहीं है। आंसर, एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या, फिर से वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट असर्टेन्स द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। उससे हमारे को फाइनेंशियल रिजल्ट पता चलता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एंड और दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट also called balance sheet that ascertains the financial position of business in terms of assets and liabilities। ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपका एंड प्रोडक्ट है। अब कह रहा है जी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इज दिस योर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग और एडवांटेज। देखिए वो कह रहा है जी, आप अपनी बुक्स में जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो आप मनी टर्म्स में करते हैं, वो अकाउंटिंग के लिए एक बेनिफिट है, एडवांटेज है या लिमिटेशन है। देखिए अगर हम अपनी बुक्स में मनी टर्म्स में अकाउंटिंग नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो बड़ा घपला हो जाएगा। कोई अपनी अकाउंट्स कहेगा मैं तो अपने अकाउंट्स लीटर में बनाऊंगा, मैं अपने अकाउंट्स केजी में बनाऊंगा क्योंकि मेरा केजी में माल आता है, केजी में माल जाता है। कोई कहेगा जी मैं तो प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं तो लैंड बिल्डिंग को गज के हिसाब से खरीदता हूं, तो मैं स्क्वायर यार्ड में अपने अकाउंट बना देता हूं, या कुछ भी। तो ये बड़ा मजा सा नहीं आएगा, अकाउंटिंग कंपैरिजन नहीं होएगी, एक कॉमन यार्ड स्टिक नहीं होएगी, तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मनी टर्म्स में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, ये एक बिजनेस का एडवांटेज तो है। आइए अब इसके आंसर को पढ़ते हैं। कह रहे यस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दूस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स, इट इज एन एडवांटेज because transactions of diverse nature like kg, centimeter, meter, square yards, square meter, etc. are recorded using a common stick yard that is money। different versatile transaction को एक common yard stick में हम ले आते हैं मनी में, तो ये बिजनेस का एडवांटेज तो है। लेकिन आइए इसका सेकंड पैराग्राफ करते हैं। ये बिजनेस के लिए एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्यों है? बिकॉज देयर आर सम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which have far reaching effect on business but cannot be recorded in accounts because these cannot be measured in terms of money। example production loss due to labor strike। मैंने आपको बताया था लेबर ने स्ट्राइक कर दी 15 सिल की, तो लेबर स्ट्राइक कर देगी तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मार्केट में बेचेंगे क्या, और मार्केट में बेचेंगे नहीं तो हमारे को पैसे का लॉस होगा, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि हम केवल मनी टर्म की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और लेबर का स्ट्राइक करना मनी टर्म्स में नहीं माना जाता है, मनी टर्म्स में नहीं है ये ट्रांजैक्शन, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज भी है। अब देखिए असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन में ना दो स्टेटमेंट दी जाती है। पहली स्टेटमेंट दी जाती है असर्शन के रूप में और दूसरी स्टेटमेंट दी जाती है रीजन के तौर पर, ठीक है। अब उसमें से ये पॉइंट बता रहा है, कह रहा है इन दोनों स्टेटमेंट ए और आर के बीच में इन पांचों में से क्या रिलेशन है, आप हमारे को बताओ। पहले में तो कह रहा है आपने जो असर्शन और रीजन के रूप में स्टेटमेंट दी है बोथ आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहा है ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, और जो रीजन के रूप में स्टेटमेंट दी गई है ना, वो ऊपर असर्शन वाली जो स्टेटमेंट दी गई है उसका रीजन है। ओके, कह रहा है ए और आर ट्रू, असर्शन भी सही है आपकी, रीजन की स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर के तौर पर जो स्टेटमेंट दी गई है, रीजन के तौर पर जो स्टेटमेंट दी गई है, वो ऊपर असर्शन वाले का रीजन नहीं है। ये कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जिससे असर्शन का कोई रिलेशनशिप नहीं है।
ठीक है जी, कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। ए भी गलत है और आर भी गलत है। ठीक है जी, इन पांचों में से आपको बताना है क्या रिलेशनशिप है असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट्स का। पहला क्वेश्चन। अब AR1 में ये कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखिए बुक कीपिंग कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छी स्टेटमेंट नहीं है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि बुक कीपिंग का काम अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासिफाई कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना अकाउंटिंग का काम है। ठीक है जी, ये बुक कीपिंग का काम नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो मेरे को गलत लग रही है। अब कह रहा है बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस। ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रही है, क्योंकि बुक कीपिंग में अपनी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई भी करते हैं, मेजर भी करते हैं और रिकॉर्डिंग भी करते हैं, मैक्सिमम इतना ही करते हैं। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में ना रिलेशनशिप भी है। ये स्टेटमेंट तो गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, तो ऊपर से कौन सा इसका रीजन हो जाता है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आइए इसका आंसर देखते हैं। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये ए गलत है और आर सही है, तो ये इसका रीजन बन जाएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है जी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। दूसरा देखते हैं AR2। अब कह रहा है जी अकाउंटिंग हैज ए वाइडर स्कोप देन बुक कीपिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुक कीपिंग में तो केवल पहले 4 स्टेप होते हैं और 4 स्टेप के बाद हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रही है। अब ऐसा रीजन में क्या कह रहा है? बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। यार ये क्लासिफाइंग तक तो ठीक है, अब ये समराइजिंग और एनालाइजिंग जो है ना बुक कीपिंग में नहीं होता है, ये अकाउंटिंग में होता है। तो देखिए इनका ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, और ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए यही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप यही है। जब हम बुक कीपिंग को क्लासिफाइंग तक हम लोग स्टॉप कर देंगे, क्लासिफाइंग तक हम इसको लिमिट कर देंगे, तभी तो अकाउंटिंग का एक वाइडर स्कोप निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर पढ़ते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है जी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो मैं बताऊं इसका जो आंसर है ना, ये भी हो सकता था ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, लेकिन इन्होंने बेस्ट जो चूज करा है, कोड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है जी, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं AR3। Owners and investors who contribute capital in business require information regarding risk and return on their investment in business। बिल्कुल सही बात है। ओनर जो भी हैं उन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो वो बिजनेस के रिस्क और रिवार्ड दोनों में उनका हिस्सेदारी होती है, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिस्क से रिलेटेड भी और रिवार्ड से रिलेटेड भी, जो भी उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स रिक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। लॉन्ग टर्म लैंडर्स जिन्होंने आपने जिनसे पैसा उधार लिया हुआ है, बैंक लोन इत्यादि लिया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं? जिससे उनको पता चल जाए कि आप उनके लोन को पे कर पाएंगे और उनके लोन के ऊपर जो भी आप ब्याज लगता है आप उसको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये ओनर के लिए बात कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए बात कर रहा है। मुझे तो इन दोनों के बीच में ना कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओनर अलग है, लॉन्ग टर्म लैंडर्स अलग है। अब इसका उत्तर पढ़ते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू। ए भी सही है, आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, जो ये रीजन के तौर पर स्टेटमेंट दी हुई है ये ऊपर वाले से रिलेटेड नहीं है, ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। कह रहा है जी फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट एट देयर कॉस्ट नोट एट देयर रिलाइजेबल वैल्यू। मैंने आपको एग्जांपल पहले कई बार दिया है कि बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जब भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे उसको हमेशा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, जो हम लोग ने किस वक्त में लिया था, उसकी मार्केट वैल्यू पे हम लोग, मार्केट वैल्यू मतलब कि जिस वैल्यू से हम
जो वैल्यू उसको बेचेंगे मार्केट में और उससे जितना पैसा रियलाइज हो जाएगा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है इसी चीज़ को तो बयान करता है कि आप फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पर लेकर जाओ, रियलाइजेबल वैल्यू पर नहीं लेकर के जाओ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और जो ये रीज़न दिया हुआ है ना, ये जो रीज़न दिया हुआ है ये इसी का, इसका एक रीज़न दिया हुआ है। ठीक है जी, मैं तो इससे एग्री करता हूँ। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो कंसेप्ट होता है वो इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि आप एसेट्स को आप कॉस्ट पर लेकर के जाओ, रियलाइजेबल वैल्यू पर नहीं लेकर जाओ। इसलिए जो रीज़न है ये सही रीज़न है ए का। Accounting has a wider meaning than bookkeeping. The function of bookkeeping is restricted to identifying, recording and classifying the financial transactions and events. ठीक है जी, A भी सही है, R भी true and R is the correct explanation of A। ठीक है जी, क्योंकि बुक कीपिंग को हम आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक स्टॉप कर देंगे, लिमिट कर देंगे, तभी तो हम अकाउंटिंग पे लेकर के जाएंगे। इसलिए तो अकाउंटिंग का स्कोप जो है वाइडर बन जाएगा बुक कीपिंग से। मैंने आपको ये शायद ऊपर कवर किया है। इसलिए ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बहुत अच्छी बात है। द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन मेरे को इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा। ए भी सही है, आर भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये अलग फैक्ट बता रहा है, ये अलग फैक्ट बता रहा है। कह रहे हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आपने कुछ गुड्स लिए हैं, लेकिन वो माल जो लेकर के आए हैं उधार में लेकर के आए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है और बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। इंप्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी। इंप्लॉयज की स्ट्राइक को हम कभी भी मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुड्स 50 गुड्स वर्थ ₹50,000 टेकन फ्रॉम बिजनेस एंड गिवन बाय द प्रोप्राइटर टू हिज फ्रेंड एज ए गिफ्ट। आपने बिजनेस से 50,000 रुपए का माल निकाल करके ले गए और बाद में आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया, या घर पे ले गए, या वाइफ को गिफ्ट किया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने बिजनेस से कुछ ना कुछ निकाला है, पैसा निकालो, गुड्स निकालो, फिक्स्ड एसेट निकालो, वो बिजनेस ड्रॉइंग के तौर पर उसको रिकॉर्ड करता है। इसलिए ये 50,000 जो इसने निकाला है ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है। अब विड्रॉ ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से उसने पैसा निकाल लिया, उसने पर्सनल यूज करे, गिफ्ट करे, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन बिजनेस से पैसा निकाला है तो ये ड्राइंग्स के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है। इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू लेना फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, हम उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 25,000। आपने अपने घर में स्कूल के बच्चे की स्कूल की फीस पे करी, फर्नीचर बेचा, कंप्यूटर बेचा, कुछ भी किया, वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर के आए, हमें आपके हाउस होल्ड के कुछ लेना देना नहीं है, हमारा बिजनेस अलग है, हाउस होल्ड अलग है, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑन फ्रॉम प्रोप्राइटर्स बैंक अकाउंट। पर्सनल बैंक अकाउंट से उसने अपने बच्चे की फीस पे कर दी, पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेक प्रॉमिस। किसी को आपने प्रॉमिस किया कि हम आपको गुड्स भेज देते हैं, आपके बिजनेस ने किसी को प्रॉमिस किया। देखिए प्रॉमिस तो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस होते हैं, जब वो गुड्स बेचेगा तब हम रिकॉर्ड कर देंगे। प्रॉमिस को रिकॉर्ड करने बैठ गए तो पता नहीं कितने हम लोग कितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते बैठ जाएंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको एक ऑर्डर मिल गया कि आप किसी को गुड्स भिजवा दो, कोई सेल का ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर जब हम भिजवा देंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल किसी को फोन पे ऑर्डर आ जाना
कोई मनी में हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब गुड्स भिजवा देंगे तब रिकॉर्ड कर डालेंगे। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आपका फैक्ट्री में आग लग गई और वहां पर जो भी आपका गुड्स था वो नष्ट हो गया। गुड्स देखिए कितनी वैल्यू का नष्ट हुआ वो आसानी से पता लगाया जा सकता है, गुड्स का बिल होगा, ठीक है जी, बिल के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन भी है और इसे मनी में हम इसे क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, मनी में मेजर भी कर सकते हैं, इसलिए इसे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ, आपके कोई रिसोर्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मनी में क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये 1, 3, 4 एंड 10th, 1, 3, 4 एंड 10th यही मैंने आपको बताए हैं। ओके, अकाउंटिंग स्टार्ट्स, इस लाइन को रख लीजिए, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग के 4 स्टेप खत्म होंगे तभी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, नो, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, राइट, वेयर बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड, नॉट आफ्टर बुकिंग फाइनल, ये सही आंसर है इसका जी। वेयर बुक कीपिंग एंड्स इज द करेक्ट आंसर। इस लाइन को तो रट लीजिए, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड याद है मैंने आपको कराई थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। अब बुक कीपिंग तो नहीं है, सब फील्ड नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तीनों है, तो इसका आंसर यही है, बुक कीपिंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है, ये तीनों है। बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कई बार मैंने आपको बताया, बेसिक फंक्शन, बेसिक रोल, बेसिक ऑब्जेक्टिव, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी आंसर पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, इतना सही उत्तर उसने पहले नंबर पे ही दे दिया। इंटरप्रिटेड फाइनेंशियल डाटा, देखिए फंक्शन तो हो सकता है लेकिन बेसिक फंक्शन नहीं है ये। असिस्ट द मैनेजमेंट, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन तो है लेकिन ये बेसिक फंक्शन नहीं है, बेसिक तो केवल एक ही है, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द करेक्ट। ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर, मैंने अकाउंटिंग की जब प्रोसेस पढ़ाई थी मैंने बताया था, अकाउंटिंग जर्नल बुक बनाता है, जर्नल से फिर क्लासिफाई करता है, क्लासिफाई कहां करता है, लेजर बुक में, ठीक है जी। इसको बोलते थे रिकॉर्डिंग, इसको बोलते थे क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। तो लेजर में कहां से पोस्ट की जाएगी, जर्नल से पोस्ट की जाएगी। वाउचर नो, बैंक स्टेटमेंट नो, जर्नल बुक करेक्ट, नन ऑफ दिस रॉन्ग, ठीक है जी, जर्नल। ओके, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है मुझे सुनने में, क्योंकि क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन को, क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, ये उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे कि स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हो गए हैं, प्राइस लेवल का चेंजेस मतलब कि महंगाई को रिकॉर्ड कर सकता है। आज ये पेन 10 रुपए का है, इसको 10 रुपए का मैं लाया, 10 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया, अब मार्केट में मेरे लाने के बाद हफ्ते भर बाद 12 का हो गया, इसको मैं 12 का रिकॉर्ड तो नहीं करूंगा, प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस होंगे उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो मेरे को तो ये भी ठीक लग रहा है। इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी का मतलब है पर्सनल जजमेंट, ठीक है जी। पर्सनल जजमेंट तो अकाउंटिंग कई बार करता है, जब मशीनरी की लाइफ के कैलकुलेट करता है तब भी पर्सनल जजमेंट होती है, वो हर बार सही हो जरूरी नहीं होता, ये भी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है जी। ओके, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय बैलेंस शीट, सिंपल, और प्रॉफिट एंड लॉस इज डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम इतना था कि वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दे और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को
फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम इतना था, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दे, बैलेंस शीट बना दे और प्रॉफिट एंड लॉस बना दे, और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। मुझे तो इसका आंसर यही सही लग रहा है, फिर भी आगे के आंसर पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, नो, कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्टिंग के बारे में बताएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताएगा, रेशियो निकालेगा, चार्ट बनाएगा, ग्राफ बनाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नोट, नोट पे ध्यान देना, कौन कौन एक्सटर्नल यूजर नहीं है। लैंडर्स तो एक्सटर्नल यूजर हैं, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट केवल ये है कि उन्होंने बिजनेस को जो भी लोन दिया हुआ है, लोन ठीक से पे हो जाए, बस उनका केवल इतना ही इंटरेस्ट होता है। वो बिजनेस के इंटरनल पार्ट नहीं है, उनको माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, इसलिए ये एक्सटर्नल यूजर हैं। ऑफिसर, इसको अभी देखते हैं। एम्प्लॉयज, देखिए एम्प्लॉयज जो है ना, ये भी आपके अकाउंटिंग के यूजर के एक्सटर्नल होते हैं। मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनको माइक्रो लेवल तक की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती एम्प्लॉयज को, इसलिए ये एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल होते हैं। पब्लिक भी एक्सटर्नल है, क्योंकि पब्लिक को भी केवल जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है वही प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को। अब ऑफिसर, देखिए ऑफिसर से जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट के लिए उसने यहाँ पे ऑफिसर वर्ड यूज कर दिया, क्योंकि ऑफिसर ही तो होते हैं बिजनेस के, मैनेजमेंट का पार्ट ऑफिसर ही तो होते हैं। ठीक है, उनको ऑफिसर बोल दे, मैनेजमेंट बोल दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक्सटर्नल यूजर जो है ना, ऑफिसर नहीं है। ठीक है जी, ऑफिसर is correct. Officers are not external user, officers are internal user. Ghanshyam is a furniture dealer. Which of the following will not be recorded in books? Purchase of timber, वो लकड़ी खरीद कर ले आया, बिजनेस 5 लाख रुपए की बिजनेस के लिए लाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। ठीक है जी। अब उसने सोफा सेट 40,000 रुपए का घर ले गया, वो अपने बिजनेस से 40,000 रुपए का सोफा सेट अगर घर ले गया तो वो उसने ड्राइंग कर दी, वो अपने घर पे बिजनेस से कैश निकाल कर ले जाए, बिजनेस से गुड्स निकाल करके ले जाए, बिजनेस से फिक्स्ड एसेट निकाल कर ले जाए, आगे वाइफ को गिफ्ट करे, घर पर अपने खुद पे रखे, फ्रेंड को ले, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसने सोफा सेट 40,000 रुपए का वो घर पे ले गया, तो ये उसकी बिजनेस की ड्रॉइंग्स हैं। ड्रॉइंग्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये भी रिकॉर्ड होगा। अब उसने हाउस होल्ड फर्नीचर 20,000 का बेच दिया, उसके घर पे उसने कुछ भी किया, घर पे उसने क्या किया, फर्नीचर बेचा, मशीनरी बेची, कंप्यूटर बेचे, बच्चों की फीस पे करी, पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल बैंक अकाउंट से उसने जो भी किया वो बिजनेस से लेना देना नहीं है, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और डाइनिंग टेबल 80,000 रुपए का उसने गिफ्ट कर दिया। अब देखिए 80,000 रुपए का डाइनिंग टेबल अपने बिजनेस से उसने निकाल करके गिफ्ट कर दिया, तो मतलब कि उसने ड्राइंग्स कर ली। ठीक है जी, बिजनेस से उसने ड्राइंग्स कर ली, ये ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्ड होगा, इसलिए केवल ये पॉइंट सी रिकॉर्ड नहीं होगा, बाकी सब का सब रिकॉर्ड होगा। सेल ऑफ हाउस होल्ड और 20,000 इज करेक्ट आंसर। सेल ऑफ हाउस होल्ड ऑफ फर्नीचर 20,000 इज द करेक्ट आंसर, एंड ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है जी। तो देखिए मैंने तो इसके आगे भी बहुत सारे MCQ बनाए हुए थे, लेकिन मैं अपने लेक्चर को ना ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, तो मैं आगे के MCQ फिलहाल मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि वीडियो को बहुत लेंथी कर दिया जाए ना तो समराइज नहीं होती हैं। आपको पर्सनल लेवल पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनल वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, आप मेरे से लाइव स्ट्रीम ले लीजिए, आप मुझे फ़ोन कॉल कर दीजिए, आपको पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का कोई भी बुक में कोई भी क्वेश्चन हो, TS ग्रेवाल, PC तुलसीएन, DK गोयल, NCERT की टेक्स्ट बुक, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं लेक्चर को लेंथी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा समराइज रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करूँगा, और अगले लेक्चर में, अगली क्लास को जब हम रिकॉर्ड करेंगे, अगले चैप्टर को उसको कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।